नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएस की, और यूएस की बात इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पर पोलर वर्टेक्स की वजह से जो टेम्परेचर है वो डाउन चला गया है। और यूएस के लगभग 30 स्टेट के अंदर मास लेवल पर स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, और उसी के कारण लगभग 60 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं, और उसमें से लगभग 5 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और कनाडा के अंदर तो ठंड इतनी बढ़ गई है कि पूरे कनाडा में लगभग हॉलीडे हो चुका है। लेकिन ये जो ठंड बढ़ी है उसका जो कारण है वो पोलर वर्टेक्स। अब ये पोलर वर्टेक्स क्या होता है? पोलर वर्टेक्स एक ज्योग्राफी का ही फिनोमिना है जो आमतौर पर देखने को मिलता है। मतलब ये जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमें ठंड मिलती है तो ये आमतौर पर देखने को मिलता है, और ये हर साल तो रिपीट नहीं होता, लेकिन 2 या 3 साल में ये रिपीट होता है। अब पोलर वर्टेक्स क्या होता है वो जान लेते हैं। पोलर वर्टेक्स जानने के लिए आपको सबसे पहले जो ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट है वो समझना होगा। ये होता है पोलर वर्टेक्स, लेकिन इसकी जो बेसिक है वो समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे लैटिट्यूड से, ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री। इक्वेटर पर हमेशा गर्मी रहती है, यानी हाई टेम्परेचर रहता है। जहां भी हाई टेम्परेचर होगा वहां लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर की वजह से वहां से हवा मूव होगी। जो हवा की जो टेंडेंसी होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है। इसी कारण अब जो इक्वेटर है वहां पर हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है। लो प्रेशर की वजह से यानी जो यहां की हवा है वो गर्म है, और गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। वो हवा ऊपर उठेगी, जब वो एक हाइट पर चली जाएगी, यानी लगभग 16 किलोमीटर हाइट पर चली जाएगी, तो वो हवा डाइवर्ट होगी। उसने अपनी एक स्टैग्नेंट पोजीशन गेन कर ली है। स्टैग्नेंट पोजीशन के गेन करने के बाद वो हवा अब दोनों तरफ, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ और नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ, दोनों तरफ बट जाएगी। जब वो बटेगी तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद, यानी कुछ लैटिट्यूड किलोमीटर चलने के बाद वो हवा दोबारा से पृथ्वी पर आना शुरू कर देगी। अब वो डिग्री कितनी है? 30 डिग्री लैटिट्यूड के बाद वो हवा नीचे आना शुरू कर देगी। जब हवा धरती पर नीचे आएगी, यानी लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड पर, तो हवा दोनों तरफ, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ मूव करेगी। एक हवा इक्वेटर की तरफ आएगी और एक हवा पोल की तरफ जाएगी। अब आप देखिए ये पूरा साइकिल बन गया है। इक्वेटर से चली, ऊपर से आ गई, और 30 डिग्री लैटिट्यूड ऊपर जाने के बाद वो दोबारा से नीचे आती है। इसको बोला जाता है हार्डले सेल। एक सेल बन गया, एक रोटेशन बन गई हवा की। अब आपको जो दूसरा कंसेप्ट है इसी के अंदर, जो पोल एरिया है, पोल एरिया में हमेशा ठंड रहती है। इसका मतलब हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, जो हवा है वहां से मूव करनी। मैंने आपको बताया कि जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। आपको यह समझना पड़ेगा पोलर वर्टेक्स समझने के लिए, क्यों पोलर वर्टेक्स की वजह से यूएस के अंदर ठंड बढ़ी है। अब हम इसको देखते हैं। जब यहां से हवा इक्वेटर की तरफ जाएगी, क्योंकि इससे आगे तो जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री पोल है। जब यह हवा ऊपर इधर आएगी तो 2 हाई प्रेशर के बीच में हमेशा लो प्रेशर आपको मिलेगा। जब 2 हाई प्रेशर के बीच में लो प्रेशर मिलता है तो वो हवा फिर से ऊपर उठेगी। अब यह हवा फिर से 2 भागों में बट जाएगी। अब देखिए, आप ये पूरा एक साइकिल बन चुका है। इसको बोला था फेराल सेल। अब यहां पर हाई प्रेशर है तो ये जो हवा ऊपर उठ के पोल की तरफ जब जाएगी और दोबारा से पोल के एरिया में आकर बैठ जाएगी, इसको बोला जाता है पोलार सेल। ये था एक बेसिक कंसेप्ट ज्योग्राफी का। अब इससे जो पोलर कंसेप्ट है वो कैसे समझेंगे, क्योंकि यही जो कंसेप्ट है ये प्रेशर बेल्ट का भी है। जब हम ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे तो इसको प्रेशर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है।
ये एक बेसिक है, क्योंकि आपको पोलर जो वर्टेक्स है वो समझाना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे यूएस के अंदर जो ठंड है वो बड़ी है। अब यहां से जो हवा है, यहां से निकलता है जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है? वो हवाएं होती है, वो स्ट्रॉन्ग हवाएं जो किसी भी दो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो किसी भी अलग टेम्परेचर की जगह से निकलती है। यानी एक जगह कोल्ड टेम्परेचर है और एक तरफ हाई टेम्परेचर है, यानी एक तरफ तो कोल्ड एरिया है और एक तरफ वार्म एरिया है। वहां से जो फ्रंट बनता है, वहां से जेट स्ट्रीम निकलती है। टोटली ज्योग्राफी का ही कंसेप्ट है, तभी आप उस चीज को समझ पाओगे। यहां से जो जेट स्ट्रीम निकलती है, वो जेट स्ट्रीम ये पूरे एरिया में कवर करती रहती है। अब ये देखिए, जब आप देखोगे तो यही जेट स्ट्रीम है। ये जेट स्ट्रीम ऐसे घूमती रहती है पूरे अर्थ पर, वेस्ट टू ईस्ट। अब जो पोलर वर्टेक्स है, जो मैंने आपको बताया, जो पोलर वर्टेक्स है ये होता है, जो पोलर वर्टेक्स है, जो ये वाली हवा है, ये नीचे नहीं जाती पोलर वर्टेक्स के टाइम पर। जब ये नीचे नहीं जाएगी तो ये हवा, ये वार्म हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, क्योंकि जो एरिया है वो नीचे कोल्ड एरिया है, और जो टेंडेंसी होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है। नीचे हाई प्रेशर है और ऊपर लो प्रेशर है, जिसकी वजह से जो विंड है ऊपर वाली ये घूमती रहती है। अगर ये घूमेगी तो जो ये कंसेप्ट है ये वाला, ये पोलर वर्टेक्स है, ये अपनी हवाएं पूरे पोल एरिया में फैलाकर रखती है। अगर ये हवा यहां पर फैलेगी तो एरिया बढ़ेगा, यहां पर ठंड बढ़ेगी, जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा कोल्ड होगा। टेम्परेचर -30 -50 तक चला जाता है, और इसको रोकने का जो काम है वो जेट स्ट्रीम का है। अब ये जेट स्ट्रीम इस साइड घूम रही है, ये इसको रोक कर रखती है। लेकिन जब ये अब ये तो है स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम्स, जब यही जेट स्ट्रीम वीक हो जाती हैं तो वो अपना एक पाथ फॉलो करती हैं, जिसको हम रोजबी वेव के नाम से जानते हैं। रोजबी वेव्स। रोजबी वेव का मतलब क्या है कि जो जेट स्ट्रीम है एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में अपना रास्ता फॉलो करती है। जब यही रोजबी वेव्स, यानी जब यही कोल्ड जेट स्ट्रीम्स एक वेव की तरह चलेंगी तो जो इसका एरिया है वो बढ़ेगा। अब ये जो पोलर वर्टेक्स है इसका एरिया बढ़ रहा है, आप देख लीजिए। जब इसका एरिया बढ़ेगा तो जो कोल्ड एरिया है, जो एक जगह स्टैग्नेंट था, कहां? पोल एरिया पर। पोल एरिया पर जो एरिया स्टैग्नेंट था, अब वो उसका एरिया बढ़ गया है। किसकी वजह से? वीक जेट स्ट्रीम की वजह से। अब ये विंड बढ़ी तो इसका मतलब कोल्ड एरिया बढ़ा। अब कोल्ड एरिया बढ़ा है जो, उसका कारण, अब कोल्ड एरिया बढ़ने के कारण जो नॉर्थ का यूएस है वहां पर ठंड देखने को मिल रही। ये देखिए, ये तो हमारा कनाडा और ये नीचे यूएस। इस वजह से जो यूएस का रीजन है वहां पर आपको ठंड देखने को मिलती है, और इतना मैसिव आपको ठंड देखने को मिली है जिसकी वजह से लगभग 60 लाख लोग प्रभावित हैं और 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब जो इसके पीछे रीजन बताया गया, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वो रीजन क्या है? मैंने आपको बताया कि लगभग 60 लाख लोग प्रभावित हैं, और पोलर वर्टेक्स होता क्या है? इस वजह से एक्सट्रीम कोल्ड है, क्योंकि कोल्ड एरिया अब जो यूएस में भी आ चुका है। अब जो रीजन है कि क्लाइमेट चेंज से पोलर वर्टेक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पोलर वर्टेक्स और क्लाइमेट चेंज का जो रिलेशन है वो इसलिए है क्योंकि जो टेंडेंसी है विंड की वो इंक्रीज हुई है। जो जेट स्ट्रीम है वो रोजबी वेव, यानी वो और ज्यादा वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। वो जितना वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉलो करेगी उतना ज्यादा एरिया जो यूएस का है वो कोल्ड एरिया के अंदर आएगा। इसका लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो, जब इंडिया में जेट स्ट्रीम की, मतलब जब इंडिया में आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये भी एक प्रकार की जेट स्ट्रीम है
जो इंडिया में देखने को मिलती है। इनका जो टाइम पीरियड है वो फरवरी और मार्च है। आमतौर पर जो ये हवाएं हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी जो हरियाणा पंजाब का जो रीजन है, वहां आपको वर्षा देखने को मिलती है, रेनफॉल देखने को मिलता है, और इसकी वजह से जो हमारी रबी क्रॉप्स हैं उसको बेनिफिट होता है। इन हवाओं के आने के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के कारण, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, हरियाणा पंजाब का जो रीजन है, वहां आपको ठंड देखने को मिलती है। तो ऐसा ही जो कारण है, और वो यूएस में है, क्योंकि यूएस के अंदर आ गई है जेट स्ट्रीम। क्यों आई? क्योंकि जो उसने अपना वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉलो किया है, वो जेट स्ट्रीम अब यूएस में आ गई, तो वहां से एकदम से ठंड बढ़ गई। जो एरिया है पोलर वर्टेक्स का, वो अब यूएस के अंदर आ चुका है। और क्लाइमेट चेंज जो कारण है वो इसी वजह से है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है, जो वेव का जो स्ट्रक्चर है, वो अब बदल गया है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से वो लगातार चेंज हो रहा है। जब वही रोसबी वेव पहले 10 या 20 साल में आती थी, अब उसका स्ट्रक्चर बदल गया है, जब हर 2 या 3 साल में आने लग गया है। और ऐसा ही चलता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल आपको पोलर वर्टेक्स देखने को मिलेगा यूएस में, जिसकी वजह से जो यूएस का एरिया वो प्रभावित होगा। अब जो क्लाइमेट चेंज के लिए आपको काम करने थे वो आप नहीं करोगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मैसिव स्टॉर्म देखने को मिलेगा, साइक्लोन देखने को मिलेगा, और भी जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे अब आपने लॉस एंजल्स में वाइल्ड फायर देखा है। एक तरफ आप वाइल्ड फायर से जूझ रहे हो और एक तरफ आप पोलर वर्टेक्स से जूझ रहे हो, और आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे, उसको रोकने का कोई काम ही नहीं कर रहे, तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है क्लाइमेट चेंज को रोकने का, वो आपको करना पड़ेगा। आपको जो डेवलपिंग कंट्री है उन सबको फंडिंग करके वहां से जो ग्लोबल एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है, उसको रोकना पड़ेगा, तब ये सारी चीजें रुक सकती हैं। और जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो एकदम से नहीं रुकेगा। आपको लगातार 10 से 15 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जब जो क्लाइमेट चेंज है वो रुक सकता है। जो हमारा टारगेट है 2 डिग्री का यूएनएफसीसी के अंदर, वो भी ये है कि आप रोकोगे, लेकिन जो हमारा जो रियल टारगेट है वो 1.5 डिग्री का है। अगर हम अभी से काम करना शुरू नहीं करते तो ये टारगेट तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हम डेफिनेटली इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, तो इस शताब्दी के अंदर हम 2.7 डिग्री टेंपरेचर, जो एवरेज टेंपरेचर है, उसको चेंज कर देंगे। ये देखना होगा कि हम कहां चेंज कर सकते हैं और कहां हम क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर, क्योंकि जो हमारे 90% व्यूज हैं वो नॉन सब्सक्राइबर से। अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।